नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो लगातार हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और दौर खेलों का है, तो ऐसे में खेल मंत्री के साथ बातचीत मुलाकात जरूरी हो जाती है। हमारे साथ है संजय सिंह, खेल और वन मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहने वाला है कि खेल नीति को आप लेकर क्या कहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कहते हैं कि उनके वक्त की जो खेल नीति थी उस दौरान पदक लाओ और पद पाओ की वो बात करते थे, और वो कहते हैं कि सरकार ने उस नीति को कमजोर किया है और जो मौजूदा नीति खिलाड़ियों के लिए है वो खिलाड़ियों के हित की नहीं है। मैं जहाँ तक बात करूँ, आज सबसे पहले जो हमारे दोनों खिलाड़ियों ने देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का, जो गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, मैं दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी देशवासियों की भावनाएं उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जहां तक मैं नीति की बात करूं, जहां तक आपने भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बात की, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन खेल नीति में जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कमान संभाली है, चाहे मैं कैश अवार्ड की बात करूँ, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी खिलाड़ी मेडलिस्ट आज हमारे प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। हमने उनको डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स या कोचिंग के माध्यम से हमने वरीयता के अनुसार उनको नौकरी देने का काम किया है। और जो कैश अवार्ड खिलाड़ियों को जी, मैं समझता हूँ पिछले कार्यकाल की बात नहीं, पूरे देश में जी, जब से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने कमान संभाली है, हम जो खिलाड़ी हमारा प्रदेश में जो ओलंपिक में जो भी जीत कर आता है, गोल्ड लेकर के आता है, उसको हम 6 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि 6 करोड़ होती है। भूपेंद्र हुड्डा जी से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने किसी भी आज तक ऐसे खिलाड़ी को जो गोल्ड मेडल या जिन्होंने नाम मान सम्मान किया है, किसी को भी आज तक इतनी राशि देने की बात कही हो। 6 करोड़ रुपए बहुत रकम राशि होती है, और खाली राशि ही नहीं है, हमने उनको नौकरी देने का भी काम किया है। इसी के साथ साथ हम खिलाड़ियों की जो ज़रूरत होती है, हम उनकी डिमांड हमसे पूछ करके हम उनको सरकारी तौर पर पूरा करने का काम करते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से शुरुआत में ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत को पदक दिलाए हैं, उसे लेकर मान सम्मान भी बढ़ता है, हरियाणा का गौरव भी बढ़ता है। कौन सी ऐसे नए कदम जो आपकी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से उठाए गए, क्योंकि बहुत सवाल खेल नीति को लेकर उठाए जाते हैं, तो ज़रा दर्शकों को बता पाएंगे कि कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से की गई। नहीं, देखो, मैं ये नहीं कहता किसी ने कुछ नहीं किया, सभी ने खेल के लिए किया, लेकिन जो हमने माननीय हमारे जो संगठन, हमारे जो नेतृत्व है, उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने आज करीब करीब 1500 नर्सियाँ, हम जो नए बच्चों के लिए जो नया खिलाड़ी बनकर के तैयार हो उसके लिए हमने 1500 नर्सियाँ जो हमने चला रखी प्रदेश में, और जिसमें लगभग करीब 38,000 बच्चे उसमें खेलते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। उसी के आधार पर आज हमारा प्रदेश, मैं समझता हूँ जितनी देश की आबादी है उसका 2% हमारा हरियाणा है। लेकिन प्रदेश, अगर उसकी मेडल की बात करूँ, खिलाड़ियों की मैं बात करूँ, आज सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा का वहाँ पार्टिसिपेट करा ओलंपिक के। ये हमारे लिए बहुत ही एक बहुत अच्छा क्षण है और बहुत अच्छा समय है, और सिर्फ वो कारण हमारे नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, नायब जी का। क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी हमारे ग्राउंड में खेला है जी, किसी भी खिलाड़ी ने अगर कोई भी तैयारी की है, तो हमने उसका हमेशा, हमारे नेतृत्व ने, हम सभी ने उनका सम्मान किया है। और हमने उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी हमने विचार करके उनको पूरा करने का हम लोगों ने काम किया है। आपने कहा कि हज़ारों नर्सरियां खोली गई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो इन नर्सरियों में आते हैं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो खेलना अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय तक खेल नहीं पाते, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान कि उनके लिए कोई कैश प्राइज के तौर पर दिया जाए, कोई उनकी आर्थिक आधार पर मदद किसी तरीके से आप कर पा रहे हैं? हमने जो व्यक्ति हमारी नर्सरी में, जो बच्चा हमारे वहाँ खेलता है, करीब 1500 और 2000 रुपये पर मंथ हम देने का काम करते हैं। जो जूनियर बच्चे हैं उनको 1500 रुपये, और जो सीनियर बच्चे हैं उनको 2000 रुपये महीना सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है। और जिसके कारण, क्योंकि उनको आने जाने का खर्चा है, आने जाने का किराया है, या जो भी डाइट जिसमें बच्चा ढंग से ले सकता है,
क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई परिवार का बर्डन ना हो, कि सम्मान के नाते उनको साधन, उसकी खर्चा पूरा हो सके, नर्सरी तक आने जाने की उसको सुविधा हो सके, इसलिए सरकार देती है। और मैं समझता हूँ उसका पूरे प्रदेश में जो फायदा जो युवाओं को हो भी रहा है। और जहाँ तक खेल के लिए मैं समझता हूँ, आप सुबह शाम हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में बहुत से अखाड़े या बहुत से बच्चे जो है आपको ग्राउंडों में खेलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। बात ओलंपिक्स की भी हो रही है। ओलंपिक्स के लिहाज से हम देखते हैं इंडियन कंटिजेंट में 117 खिलाड़ी गए हैं, उसमें से 24 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। तकरीबन 20% खिलाड़ी हम कह सकते हैं कि हरियाणा से हैं। ऐसा क्या हरियाणा की तरफ से किया जा रहा है कि इस तादाद में खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और वहां पर जाकर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? हरियाणा का जो युवा मजबूत युवा है, हरियाणा का जो दूध दही का जो खाना हमारा जो परिवेश है, उसके नाते हरियाणा का जो यूथ है उसमें दमखम दिखाने का अपना एक मन है, और वो उसी आधार पर खेलता भी है, प्रैक्टिस भी करता है। और हरियाणा का युवा देश के लिए खेलता है, देश में अपना नाम करता है। पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या प्लानिंग है पेरिस ओलंपिक को लेकर आपकी? मैं सबसे पहले सभी देशवासियों और यूथ की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये उनसे उम्मीद करता हूँ। अभी तो हमारे मेडलों की शुरुआत हुई है, हरियाणा खिलाड़ियों का हब है, और हरियाणा के हमारे जो खिलाड़ी है, पूरे जो देश के खिलाड़ी 17 जो गए हैं, उनसे सभी से मैं उम्मीद करता हूँ आप खेलें, देश के लिए खेलें। पूरा देश आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, और आपने जिस प्रकार आप एक अनुभवी एक के तौर पर आप लोगों ने यहाँ जो अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की, उसका दमखम वहाँ पर पेरिस में दिखाएं, जिससे आपको सरकार जो भी आप सुविधा कहें उनको देने के लिए हम तैयार हैं। और कुछ अपनी प्लानिंग है पेरिस ओलंपिक को लेकर, कैसे हौसला अफजाई करने वाले हैं खिलाड़ियों की? बिल्कुल, आने वाली 4 तारीख को मैंने भी वहाँ जाना है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का वहाँ मान सम्मान बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत करने के लिए मैं ओलंपिक तक वहीं पे पेरिस में रहने वाला हूँ। तो आप खुद भी जा रहे हैं हौसला अफजाई के लिए? ये मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे 2 विधायक और हमारे साथी जा रहे हैं, और हम वहाँ पर हम सभी खिलाड़ियों से, अपने देश के खिलाड़ियों सबसे हमारा मिलना भी होगा, और उनके हम मैच भी देखेंगे। और किसी प्रकार की कोई हमारे लिए कोई सहयोग की बात आई तो हम उसको पूरा भी करेंगे। खेल विभाग को आप कैसे देखते हैं, खिलाड़ियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब एक बड़ा महकमा कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का रहता है। जब से लेकर आप मंत्री बने, किस तरीके के चेंजेस आपने लाने की कोशिश की? जो कमियां आपको नजर आई धरातल पर रहकर, उनमें क्या परिवर्तन आपने किए, क्या चेंजेस किए या करने वाले हैं? मैंने कहा जैसे आपसे राज जी, जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, आज हरियाणा में हमने वर्ल्ड लेवल के एस्ट्रो ट्रैप, चाहे हॉकी की बात हो, हमने चाहे बॉक्सिंग के लिए, चाहे ऑल वेदर स्विमिंग की बात हो, और हमने एथलीट्स के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखते हुए हमने अच्छे ट्रैक भी तैयार किए, जहाँ पर हमारे खिलाड़ी जो हमारी जो साई की जो संस्थाएं, जो हमारे कॉलेज हैं, चाहे सोनीपत स्पोर्ट्स स्कूल हो, चाहे हमारे हिसार साइंस स्टेडियम हो, भिवानी के हो, तो हमारे बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं निरंतर, और मैं समझता हूँ वो लगन के साथ खेलते हैं, और बिल्कुल देश का नाम ऊंचा रहे, देश के गौरव ऊपर बढ़े, इसके लिए हमेशा वो मेहनत करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सफ़र की तरफ चलते हैं। आपके राजनीतिक सफ़र आपका कैसा अब तक रहा? सोहना से आप विधायक बने, लेकिन उससे पहले का किस तरीके का सफ़र रहा? क्योंकि आप जहां से आते हैं नूह से, वहां से टफ रहता है, कहा जाता है कि वहां से जीतना बेहद मुश्किल रहता है, और बीजेपी के कैंडिडेट के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो सफ़र थोड़ा सा बताएं, और अब जब आप सोहना से चुनाव लड़े, वहां से विधायक बने और मंत्री भी बने। जहाँ तक आपने राज्य ये बात की, मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हमने बचपन से काम किया, और मैं पहला चुनाव 2005 में लड़ा। मेरे फादर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे तक समय संगठन में काम किया, और उनको भी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और वो जीत करके रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, और मुझे भी पार्टी ने, हम फादर की डेथ के बाद जी चुनाव लड़ाया। नूह जैसे क्षेत्र में पार्टी ने जो भी हमें दायित्व दिया, जो भी जिम्मेदारी दी, हमने उसको पूरा करने का काम किया। बिल्कुल, क्योंकि नूह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बात विधानसभा चुनावों की होती है। ऐसे में आप भी नूह से सोहना की तरफ आए, वहीं से चुनाव लड़के जीत पाए।
नो कॉम्प्लिकेटेड है, क्या आने वाले चुनावों में हम संजय सिंह को वापस अपने घर जाकर चुनाव लड़ते हुए देख पाएंगे या फिर सोहना की जनता की सेवा करने का मूड है? जहाँ तक राजी आपने बात की, नूह जो है गुड़गांव जिले का ही हिस्सा है। पहले गुड़गांव और नूह एक ही हुआ करते थे, लेकिन जब से नूह जिला बना है, नूह का जो आधा हिस्सा सोहना जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नूह में, और मेरा वैसे गृह क्षेत्र गुड़गांव ही है, मैं गुड़गांव रहता हूँ। और हमने हमेशा समाज के सुख दुख में हमेशा खड़े होकर के काम किया है, और पार्टी के जो भी आदेश रहा है, पार्टी की जो भी नीति रही है, पार्टी ने जो भी आदेश किया है उसको पूरा करने का हम लोगों ने हमेशा काम किया। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि आप है गुरुग्राम से ही, लेकिन विपक्षी से ऐसे लेते हैं और आपको बाहरी सोहना में बता देते हैं और ये तक कहते हैं कि सोहना में अब तक कोई अपना विधायक नहीं मिला, इसीलिए वो विकास की बयार से भी दूर रहा है और अपना विधायक दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, तो की जा रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, विकास के लिए आपने जो राज्य बात करी, पिछले कार्यकाल को आप किसी भी नेता को देख सकते हैं। आज हमने सोहना तावड़ू में जो मिनी सेक्रेटरीट, जो एक विकास की सबसे बड़ी आधार होता है, जिसके एक दफ्तर एक छत के नीचे सारे कार्यालय होने चाहिए, हमने सोहना और तावड़ू में दोनों मिनी सेक्रेटरीट बनवाने का काम किया है। सोहना में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है और लगातार काम चल रहा है। इसी के साथ साथ जो पुराना सोहना या जो गुड़गांव हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी जी ने जब से कमान संभाली है, मैं समझता हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना को जाता है। सोहना में हमने युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए जो लिथियम एटीएल कंपनी जो रोजगार में जो सोहना का क्षेत्र एरिया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट जो युवाओं को, जिसमें रोजगार का मौका हमारे केंद्र नेतृत्व ने हमें दिया, जिसमें बहुत युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ आज गुड़गांव से सोहना जाने में मात्र हमें जो समय हुआ करता था आधा से 1 घंटे लगता था, लेकिन आज हम मात्र गुड़गांव से सोहना 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे जो बड़ा विकास नहीं हो सकता, और बहुत जल्दी, अभी हमारा काफी समय बचा हुआ है। हमारे बहुत से काम ऐसी पाइपलाइनों में जिनके टेंडर हो गए हैं, जो शुरू होने हैं। सोहना आने वाले समय में बिल्कुल आपको बदला हुआ दिखाई देगा। सोहना में आपको इंटेंस अगर होगा तो आप देखेंगे कि सोहना एक विकास का बहुत बड़ा दिखाई देगा आपको। क्योंकि आपने समस्याओं की बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि लगातार एक समस्या जो सोहना तावड़ू पहाड़ी पर जाम जिस तरीके से लगता है, और उसे लेकर आपने भी कहा था कि इस समस्या से हम बहुत जल्दी निजात दिलाने की कोशिश करेंगे, वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो उसकी बात करते हैं। बिल्कुल, उसका जो फॉरेस्ट की एनओसी रुका हुआ था, जिसकी एनओसी हमारी क्लियर हो गई है, और बहुत जल्दी टेंडर होकर मैं कहूँ विद इन 1 या 2 मंथ में वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सोहना में जो जाम था वो जाम ही नहीं लगेगा। इसके साथ साथ जो ये बाईपास बनना था परवल रोड, नूह और परवल रोड को टच करते हुए, वो भी काम हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। तावड़ू में बाईपास की जो समस्या थी उसको हम पूरा कराने का काम कर रहे हैं। तावड़ू में पहली बार जो नूह डिस्ट्रिक्ट में जो हुड्डा सेक्टर कहीं भी नहीं थे, तावड़ू में हमने हुड्डा सेक्टर बनवाने का सरकार से काम किया है। इसी के साथ साथ रोडों के मामले में दावे के साथ कह सकता हूँ, सोहना विधानसभा में कोई ऐसा रोड नहीं है। कुछ 2-4 रोड हैं जिन पर बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। बिल्कुल किसी भी रोड पर आपको कहीं कोई दचकी या खड्डा नाम की चीज़ दिखाई नहीं देगी। ये बहुत बड़ी अपना अचीवमेंट। और हमने जो भी प्रदेश सरकार से जो भी हमने मांगा है, हमने केंद्र सरकार से चाहे कट की बात कही हो, चाहे धुनेला फ्लाईओवर जो पुल के नीचे अंडर पासिंग की बात हो, और चाहे किसी प्रकार की कोई डिमांड हमने क्यों ना की हो, हमेशा नेतृत्व ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने, हमने केंद्र सरकार तक जो डिमांड हमने की उसको पूरा करने का हमारे नेतृत्व ने काम किया है। जो आपका जवाब है उसी से एक सवाल पनपता है, और लगातार इस बाबत बात होती है कि नेशनल हाईवेज तो एकदम चकाचक कर दिए, चमका दिए। क्या इंटरनल जो सड़कें हैं उनका भी यही हाल है जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल गड्ढे नहीं मिलते और बिल्कुल स्मूथ है, या फिर वहां पर थोड़ी दिक्कतें हैं? राजी, हमारी सरकार ने जब से मनोहर लाल जी ने कमान संभाली, मैंने आप कहा, हमने खाली गाँव के या लिंक रोड की मैं बात नहीं करता, हमने किसानों के खेत खलिहानों के जो ढाणियाँ जो रास्ते थे उनको भी पक्का कराने का हमारी सरकार ने काम किया। ये पहली बार प्रदेश में देखने को मिला है। और जो विपक्षी पार्टियां जो सपने दिखाया करती थी 24 घंटे लाइट वाली, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में, हमारे नेतृत्व ने आज प्रदेश में 24 घंटे लाइट देने का हमने काम किया है। हमने किसानों के लिए हमेशा
जो भावांतर भरपाई योजना में समझता हूँ पहली बार आपको देखने को मिलेगा, किसी किसान के एक साल में फसल जो हो गई उसका अगर नेक्स्ट टाइम को नुकसान हो जाता है, तो मैं समझता हूँ ऐसी पहली बार जो स्कीम है, जो भावांतर भरपाई योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चालू की, आज किसी किसान को भी किसी की तरफ देखने का अवसर नहीं है। लेकिन संजय सिंह जी, इंश्योरेंस भी करवाया गया फसलों का, बहुत सी चीजें की गई किसानों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसान कहीं ना कहीं ऐसे भी है, हम देखते हैं कि सड़कों पर वो नजर आते हैं। शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ से किसान आए थे, उससे पहले का जो आंदोलन हमने देखा था, जो बड़ा आंदोलन था, जब दिल्ली की सीमा पर सोनीपत, पानीपत, इन तमाम जगहों को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। जो सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहले जब कभी किसानों की फसल पर ओला पड़ जाया करते थे, हमने वो समय भी देखा है। मैं भी किसान परिवार से हूँ, हम भी जमींदार हैं, और गांव में आज भी कई बार जमींदारी करने का हमें अवसर मिलता है, करते भी हैं। कभी जब फसल खराब हो जाया करती थी, 5-5 रुपए के हमने मुआवजे का चेक देखे हुए, लेकिन आज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, हमारे नेतृत्व ने किसी भी किसान को किसी तरह का भी जो नुकसान हुआ है, हमने हमेशा उसकी भरपाई, जो योजना है भावांतर भरपाई योजना, उसको पूरा करने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने जो खेती के लिए जो औजार, किसी प्रकार की मशीनरी की बात हो, हमने किसानों को वो अच्छी सब्सिडी पर हमने देने का काम किया। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और अपने प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा जो है सिर्फ खेती या किसी मामले में आगे नहीं है। आज हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा, जो आर्थिक में जो मदद, उसमें सहयोग में हरियाणा उसमें नंबर 1 है। जीएसटी में पे करने में हरियाणा नंबर 1 है। कभी हमने सुना था विदेशों में कि भाई स्वास्थ्य शिक्षा फ्री है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने की बात करी, आज हमारे बहुत से लोगों को, जो गरीब व्यक्तियों को, जिनकी आय बहुत कम है, या जो बिल्कुल ही कहते हैं अंत्योदय जो हमारी स्कीम है, जिसमें जो बिल्कुल अंतिम छोर पर जो गरीब व्यक्ति है, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री करने का जो सरकार ने काम किया, इससे बड़े बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया। किसानों को लेकर ऑर्गेनिक खेती की बात भी हो रही है, दोगुना आय कर दी जाएगी, विपक्ष इस पर बहुत ज्यादा घेरता है। संजय जी, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं? उन तैयारियों को अमली जामा कैसे पहनाना है? क्योंकि 2 बार लगातार सत्ता में थे, हैट्रिक लगाने के लिए कुछ तो नया नायाब करना होगा, वरना कैसे सत्ता में आएंगे? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी, और उसका कारण है, उसके आंकड़े हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में जो रिजल्ट, जो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जो आया, वो रात को 12 बजे जैसा मुख्यमंत्री जी फोन आता है, रिजल्ट आ गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब जी ने तुरंत जब ही कहा 12 बजे ही कि तुरंत बटन दबाओ और रिजल्ट आउट करो। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे युवाओं को रोजगार देने की जो हमने बात कही, आज हरियाणा में बिना पर्ची जो नौकरी देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ, जो हमने 7450 बच्चे जो टीजीटी पीजीटी भर्ती किए, आज एक जन सैलाब आज उसमें यूथ में दिखाई देने को मिला। और मैं समझता हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेहनत करने वाला बच्चा है, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल एक आशा करते होने जैसे देख रहा है कि हमारा जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। अब से पहले जो नौकरी दी जाया करती थी, या तो उसमें आपने जब भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम लिया, मैं कहने से नहीं चूकता, टोटल भर्ती का 30 से 40% अकेले 1-2 जिलों के भर्ती हुआ करती थी, या विशेष वर्ग से भर्ती हुआ करती थी। लेकिन आज हर गरीब से गरीब व्यक्ति, उसको उम्मीद है कि आज हमारा बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, हमारे बच्चे ने अगर तैयारी की है, हमारा बच्चा अगर पढ़ाई में ठीक है, तो उसको आज उम्मीद है कि उसका सिलेक्शन बिल्कुल फेयर होगा। संजय जी, आप फेयरनेस की बात कर रहे हैं, अगर इतना कुछ सरकार ने किया है तो कमी कहां पर रह गई? क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि लोगों में कुछ नाराजगी तो थी, या तो आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, बता नहीं पाए, वरना जहां आप 10 लोकसभा सीटें 2019 में जीते, 2024 आते आते वो आधी रह गई और महज 5 सीटें ही आप लोकसभा में जीत पाए। मैं जहाँ तक बात करूँ, हमारे हरियाणा में चुनाव में 44 लोग विधानसभा सीटों पर हम आगे रहे हैं, और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत कम मार्जिन से हम लोग पिछड़े हैं। तो मैं तो, जहाँ तक मेरा मानना है कि ठीक है, लोगों में थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन आज विकास के बात को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले
जो 10 साल में हमारे नेतृत्व ने करीब 1,41,000 जो नौकरी देने का जो काम किया, चाहे HSSC की बात हो चाहे HPSC की बात हो, एक बहुत भारी संख्या है जिसके आधार पर हमने नौकरी दी। और जहाँ तक मैं विपक्ष की बात करूँ, विपक्ष के नेता आजकल कहते घूमते हैं कि भाई हरियाणा हिसाब मांगेगा। मैं हिसाब मांगने की बात दूर की बात है, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ जो उन्होंने 10 साल में काम किया, अगर भारतीय जनता पार्टी के 10% भी कहीं भी सामने वो विकास में खड़े होते हैं तो मैं उनको खुला चुनौती देता हूँ कि विकास में कहीं भी, चाहे वो किसान की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, उन्होंने कभी भी ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं की। अगर उन्होंने युवाओं को रोजगार भी दिया है तो पैसे लेकर के जो लिस्टें बना करती थी जिसमें या तो मंत्री, विधायक या ठोंडे या दलालों के बच्चे लगा करते थे, उनसे भी जो सीमित जो पैसा जो तय होता था उनका वो लेकर काम किया करते थे। लेकिन आज हर आम व्यक्ति, हर आम बच्चा, हर आम नागरिक प्रदेश का, उसको पूरी उम्मीद है कि अगर उसका भविष्य सुरक्षित है, अगर उसके बच्चे की पढ़ाई उसने कराई है, पढ़ाई में खर्चा किया है, तो उसको नौकरी मिलने की उम्मीद है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीद है। और हर किसान, ये जो पिछली बार अभी आपने जो बात की, जहाँ किसान आंदोलन की बात करी, ये एक राजनीति से प्रेरित एक मुद्दा था। बाकी इसमें मैं समझता हूँ आज कहाँ है वो किसान जो उसकी बात करते हैं, आमने सामने बात करें। हमने, मैं समझता हूँ प्रदेश में जितना MSP हमारी सरकार ने हमने दिया है, कितनी फसलों पर हमने MSP जारी किया, आज तक किसी भी प्रदेश ने किया हो। मैं चैलेंज करता हूँ जहाँ भी प्रदेश में कांग्रेस की या किसी अन्य पार्टी की सरकार है, वो हमारे मुकाबले बात करके दिखाए, आंकड़ों पर बात करे, विकास कर बात करे। पिछले जब 10 साल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, मात्र 41,000 करोड़ रुपए उन्होंने प्रदेश को विकास के लिए ला करके दिया। और हमने इस जो हमारा 10 साल अभी हुआ नहीं, अभी काफ़ी समय बाकी है, हमने करीब करीब को 2-2.5 लाख करोड़ रुपए हमने प्रदेश को विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार ने हमें दिया। मैं समझता हूँ ये आंकड़ा अगर देखेंगे, ये अंतर आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति, हर एक साधारण व्यक्ति भी समझता है कि कौन प्रदेश का हित में है, कौन प्रदेश के विकास में है, कौन प्रदेश के युवाओं को। लेकिन कांग्रेस पार्टी, विपक्ष लगातार ये कहता है कि पिछले 10 साल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये तक कहते हैं कि विकास को ब्रेक सी लग गई और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान तक उन्होंने शुरू कर दिया। राज्य, आज आप बात करेंगे ब्रेक की, भूपेंद्र हुड्डा जी, रोहतक को छोड़ करके आप किसी भी जिले में कोई ऐसा हाईवे बता दें कि जिन्होंने कोई भी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को ऐसा हाईवे बनाया हो। मैं दावा करता हूं हमारे हरियाणा को आज हमने 8-8, 10-10 जो हाईवे देने का काम किया है, जो हमने, जो हमारा भारत जोड़ो, हमारी जो रोड स्कीम है उसके तहत मैं समझता हूँ हरियाणा से, चाहे मुंबई, दिल्ली से गुजरात की बात हो, मुंबई की बात हो, चाहे दिल्ली से जम्मू कश्मीर की बात हो, यहाँ तक ही नहीं, हमने जो 4 धाम यात्रा की जो बात मैं कहूँ, जो भारत सड़क जो वर्णमाला है, उसमें आज अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो मैं समझता हूँ जो चंडीगढ़ गुड़गांव से जो दूरी 6-6, 7-7 घंटे की थी, आज वो दूरी 3 घंटे में अगर हम तय करते हैं। कांग्रेस में मात्र 2-2.5 किलोमीटर हाईवे बना करते थे, आज हमारा नेतृत्व सैकड़ों किलोमीटर पर डे जो है हाईवे बनाने का काम करता है। ये बताने के लिए बहुत कुछ है संजय जी। अहिरवाल पर अगर मैं लौटता हूं, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आपके पास बड़े बड़े लीडर्स वहां से मौजूदा वक्त में भी है, पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। लेकिन अधिकारियों की लगातार बात होती है कि अधिकारियों पर नकेल कसते हुए आप भी 1-2 जगह नजर आए, और मुझे राव नरबीर सिंह भी याद आ रहे हैं जो पहले मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। वो खुले मन से भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अधिकारियों पर लगाम नहीं है और विधायक और मंत्री जो है वो उन पर लगाम लगाने में कामयाब भी नहीं हो रहे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है कि अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है, या फिर उसे लगा पाने में नाकामयाब रह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के जो काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी थानेदारी नहीं करती या किसी पे रौब से धमका कर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। चाहे अधिकारियों की बात हो चाहे किसी तरह की बात हो, हम लोगों ने विकास के लिए जो भी काम करना चाहिए वो बड़े अच्छे ढंग से काम किया है। और उसी आधार पर आज मैं समझता हूँ हम दावे के साथ कर रखते हैं, विपक्ष किसी भी क्षेत्र में अगर आमने सामने बात करना चाहे कभी भी कर सकता है। विपक्षियों के पास कोई ना तो विकास का मुद्दा है, ना ही किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, ना ही किसी, बस एक विपक्ष की भूमिका है। उन्होंने अगर कोई अच्छा काम
किया है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। मैं उनको सलाह देता हूँ। विपक्ष करने के बहुत तरीके हैं, विपक्ष करने के बहुत, और वो जो हिसाब जिन्होंने खुद ने ही आज तक किसी को नहीं दिया, वो किसी से क्या हिसाब मांगेंगे। उनके पीछे ईडियां लगी हुई हैं, उनके पीछे आय भी लगी हुई हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार जो किए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज हमारे प्रदेश में, हमारे केंद्र में 1 रुपए का भी कोई भ्रष्टाचार किसी नेता बिल्कुल। पर लेकिन नहीं है। संजय जी, इसे ये लेकर अपने आप में तो बहुत बड़ी मिसाल है। इसे लेकर तो वो सत्तासीन दल को घेरते हुए नजर आते हैं कि तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। बहरहाल मैं इससे आगे बढ़ता हूं और बात कर लेता हूं ब्रजमंडल यात्रा की। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी यात्रा रही, 2023 में हमने वो मंजर देखा जब गाड़ियों में आग लगी, बहुत कुछ हुआ। वो दौर किस तरीके का था, वो किस तरीके से चीजें हुई, और अब की बार जब जलाभिषेक यात्रा निकली, 3 मंदिरों में जलाभिषेक यात्रा के तहत जाया गया, उस यात्रा को थोड़ा बताएं, क्योंकि उसी इलाके से आप आते हैं, उस एरिया को समझते हैं, जानते हैं। क्या क्या फर्क रहा 23 और 24 में? 23 में हिंसा, 24 में शांति। 23 में जब हमारी ब्रजमंडल यात्रा निकली, उससे पहले हमारे विधानसभा का सत्र जो चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के विधायक जो मोहम्मद खान जी, उन्होंने बड़े ही जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उन्होंने चैलेंजेबल भाषा बोल करके वहाँ पर जो लोगों को, इलाके को भड़काने का जो काम किया, जो हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा हमारे मेवात में था, जिसको खराब करने का उन्होंने काम किया, उसका नतीजा मैं कहूँगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान ने हमेशा मेवात में, चाहे होली की बात हो, चाहे दिवाली की बात हो, ईद पर हम लोग साथ एक दूसरे की दावत खाते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, त्योहारों को साथ मनाते हैं। हम हर त्यौहार पर वो हमारे आते हैं, हर त्यौहार पर हम लोग जाते हैं। जिसका आपको अभी ये बिल्कुल 22 तारीख को आपने जो नज़ारा देखा, हाँ, जब यात्रा निकली तो मैं समझता हूँ, चाहे मैं रेवासन की बात करूँ, चाहे मैं घासड़ा की बात करूँ, चाहे मैं नूह की बात करूँ, चाहे मैं माड़प की बात करूँ, इवन मैं नगीना की बात करूँ, पुराना की बात करूँ, फिरोजपुर की बात करूँ, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के यात्रा का स्वागत किया। कई जगह पर स्वागत भी किया गया मुस्लिमों की तरफ से उस यात्रा का। हमारे हिंदू मुसलमान की जो गंगा जमुना वाली तहजीब की जो हम बात करते हैं, उसका नज़ारा आपको देखने को मिला। और जो 2023 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अपना कांग्रेस नेतृत्व के नेताओं से कहता हूँ, अगर भ्रष्टाचार करने, खराब करने का काम किया, अगर उन्होंने भाईचारा खराब करने का काम किया, तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। और वहाँ के लोगों को भड़काने का जो काम किया, और कुछ बाहरी तत्व जो दूसरे प्रदेशों से आए, जिनके कारण वो हिंसा हुई, और मैं समझता हूँ जो हिंसा हुई उसका हमारे नेतृत्व ने बहुत अच्छे ढंग से, जो भी दोषी था, हमने बिल्कुल बख्शने का काम नहीं किया। चाहे हमें उनसे जो भी संपत्ति नुकसान है, उनसे रिकवरी की बात आई हो, चाहे किसी प्रकार का जो दंड दिया हो, हमने बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए हमने जो दोषी को सजा देने का हमने जो काम किया, अपना आप में मिसाल है। और अपनी बार जो यात्रा निकली, मैं समझता हूँ एक गंगा जमुना तहजीब अगुवाई भी आप ही कर रहे थे उसकी। बिल्कुल मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है मेवात, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। इतना अच्छा माहौल अब की बार था, हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर के यात्रा को पूरा संपूर्ण किया। और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं मेवात वासियों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार, और उम्मीद भी करता हूँ इसी प्रकार हम लोग सभी तीज त्योहार को एक दूसरे के साथ मनाएं। हमारा मेवात भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध है, आगे रहेगा। और उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बना रहे, बरकरार रहे, और इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएं, एक दूसरे के त्योहारों में आना जाना यहाँ वहाँ चला रहे। बिल्कुल नहीं, आज से अगर मैं 20-30 साल पुरानी बात करें तो हर होली दिवाली पर मुसलमान हमारे घरों पे आप भी आया करते थे। जो शादी ब्याह होती थी वो बिल्कुल हमारे रीति रिवाज से होती थी। जो त्योहार बनते थे, हर मुसलमान घर पर दिवाली मनाई जाती थी, होली मनाई जाती थी, हम लोग ईद पर भी उनके घर आना जाना हमारा होता था। लेकिन जब कुछ समय से जो बदलाव देखने को मिला, मैं कहता हूँ उसके बावजूद भी हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है, बहुत अच्छा एक दूसरे का आने जाना है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ इसी प्रकार हमारा भाईचारा बना रहे। बिल्कुल, ये भाईचारा यूं ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी कि आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े और आपने खास बातचीत की। बेहद धन्यवाद।